हेलो फ्रेंड्स, शारदा लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। और आ गया हूँ मैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो के साथ। ये सेट 2 है। जिन्होंने अभी सेट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली चैनल पे विजिट करके वो वीडियो एक बार चेकआउट करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 नवंबर 1945। और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है भारत। हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सोलर संघ का मुख्यालय है और आईएसए का गठन 30 नवंबर 2015 को हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन किसकी एक पहल है? इसका राइट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को और अधिक न्यायपूर्ण बनाना, शांतिपूर्ण तरीके से रहना और सहिष्णु बनना, एवं उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों के लिए प्रेरित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होने वाला है। अगला प्रश्न है, विश्व नागरिक ध्वज का डिजाइन किसने दिया? आप अपनी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैरी डेविस। इन्होंने ही विश्व नागरिक ध्वज का डिजाइन दिया था। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने दिया था। ये बात भी आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लैंगिक असमानता को दर्शाता है? लैंगिक असमानता यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव। तो यहाँ पे असमान अवसर, निम्न श्रम भुगतान, काम में अंतर, ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लैंगिक असमानता पर रोक से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न हो। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था कैसी है? इसका आंसर है पितृसत्तात्मक। अब आप समझने की कोशिश करते हैं कि पितृसत्तात्मक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें फैसले लेने का अधिकार जो है वो पुरुषों के हाथ में होता है। चूँकि यहाँ बात हो रही है लैंगिक समानता की, तो महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी थी, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। अगला तथ्य है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की, तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 1963 से 1967 के बीच। अगला पॉइंट है, प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि फातिमा बीबी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर, जिसका आंसर आप सभी को पता होगा, किरण बेदी जी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जिसका आंसर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अंतिम जो फैक्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सब सिलेबस से रिलेटेड है और मैंने उन्हें टॉपिक वाइज रखने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 सितंबर 1895। आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म महाराष्ट्र के गोगोड़े नामक स्थान पे हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोबा भावे जी ने। आचार्य विनोबा भावे का मानना था कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों एवं मान्यताओं को मानने वाले लोगों को एकता के एक सूत्र में बांधना। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो उनका लक्ष्य था विविधता में एकता को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार आंदोलन, जिसे भूदान आंदोलन कहा जाता है, का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने इस आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली नामक गांव, जो कि तेलंगाना में स्थित है, वहां से 1951 में की थी, जिसमें कई बड़े जमींदारों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि दान की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं, जिसे इंग्लिश में रेफ्यूजी कहा जाता है। तो शरणार्थी यानी कि ऐसे लोग या लोगों का समूह जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, जो लाचार बेबस होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाचार, निराश्रय, रक्षा चाहने वाले व्यक्तियों का समूह। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 जून। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 दिसंबर 1948। चूँकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए इस दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। पिछला जो क्वेश्चन था वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था, तो इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 1993 एंड दैट वाज 1948। तो काफ़ी गैप है इन दोनों में। मानवाधिकार आयोग का जो मुख्य काम होता है दैट इज़ मनुष्य के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, और ये मानवाधिकार आयोग के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, यानी कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1993। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था 1993 में, जिसमें मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भारतीय संविधान में प्रावधान। पहला पॉइंट है कानून के समक्ष समानता, जो कि अनुच्छेद 7 में आता है मानवाधिकार के, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। दूसरा है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के उपाय, अनुच्छेद 8, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। तीसरा है जीवन का अधिकार, जो अनुच्छेद 9 में आता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। चौथा है अपराधों की सज़ा के संबंध में संरक्षण, जो अनुच्छेद 11 के 2 में आता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का 1 में यह उल्लिखित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ था, चंपारण नामक स्थान पर, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। ये बात भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। एक और बात आप याद रखें कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान, जो कि गुजरात में है, में हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 1992। ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में जैव विविधता संरक्षण को लेकर यह सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे एजेंडा 21 के नाम से एक योजना बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए सर्वोत्तम तकनीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये तीनों ही सतत विकास के लिए सबसे उत्तम तकनीक माने जाते हैं। चीज़ों को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम
वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन जो है वो संरक्षित करके रखे जा सकें। और संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि पर्यावरण को भी वो नुकसान ना पहुँचाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैगल। इन्होंने ही इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का एक संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।